सुप्रभात बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आरोहण पाठ। और आरोहण पाठ में जितना अंश आपको करा दिया गया था, अब उस अंश के बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। तो जितना पाठ हमने करा दिया उस पाठ के बाद तो अब तक रूप सिंह अपने गांव में पहुंच गया है। अपने गांव के जो लोग हैं उनसे उसका परिचय हो गया है। और जब वो अपने परिवार वालों के बारे में पूछता है, अपने घर के बारे में पूछता है, तो कुछ समाचार उसको उसके घर वालों के बारे में पता चलते हैं। उसके भाई भूप सिंह के बारे में उसको पता चलता है। भूप सिंह भी उसको लेने के लिए उस स्थान पे आ जाता है। भूप सिंह उसको अपने साथ में लेके चलने लगता है। उसको ये भी पता चलता है कि जो महीप नाम का लड़का उनको लेके आया है घोड़ों के साथ, वो लड़का भी उसके भाई का ही लड़का था, यानी उसका भतीजा था रूप सिंह का। तो अब वो अपने भाई के साथ वहाँ से गांव वालों से मिल करके अपने भाई के घर जा रहा है। तो उसके पश्चात तो यहाँ से अब चलते हैं हम भोइला। भोइला कहते हैं पहाड़ी उस भाषा में अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई। चल ग्यार चल, ग्यार चल मतलब घर चल। कौन कहता है? उसका बड़ा भाई भूप सिंह उसको कहता है चल भाई, छोटे भाई वो घर चल। कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए। भूप सिंह ने शेखर का बैग भी और अपने भाई रूप सिंह का बैग भी अपने कंधों पर रखा और बिना उनकी सम्मति का इंतजार किए, बिना इधर उधर नज़र डाले वापस मुड़ गए। वो वहाँ से चल देते हैं। तो शेखर ने धीरे से रूप सिंह के कान में कहा था, गोया यह माही हमारा बेस कैंप था। अब ये माही आपका गांव नहीं था, बल्कि ये हमारा बीच में विश्राम स्थल था। विश्राम स्थल के बाद हम हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हिमांग है। हिमांग नाम का वो गांव है। रूप ने होठों पर उंगली करके, जैसे किसी बच्चे को हम श की आवाज़ द्वारा चुप कराते हैं, रूप ने उसको चुप करा शेखर को और कहा कि इस तरह की मजाक मत करो, भाई सीरियस है। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा यह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। आदम गांव इसलिए लग रहा था, आदम का मतलब होता है बिल्कुल आरंभिक अवस्था में। तो आरंभिक अवस्था में लगने का वजह क्या थी? क्योंकि अभी तक ये गांव ठीक से बसा नहीं था। जैसे कि बसे हुए गांव होते हैं वैसा नहीं था, कुछ उजाड़ सा गांव था, इसलिए आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड झाड़ झंखाड़, बगल में बहती सुपिन का शोर। सुपिन आपको बता के नदी का नाम है, उस नदी के बहने का शोर भी सुनाई पड़ता है। बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे। हिमांग नाम जो उसका रखा है वो बर्फ़ के कारण रखा है, ठीक है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है इसलिए नाम हिमांग रख दिया उसका। तो बीच बीच में क्या था? बादल के टुकड़े आ रहे थे और जा रहे थे, जिनसे आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे तैर रहे हैं। तो इस तरह से वो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ गए और गांव के लोग जो नीचे खड़े उनको देख रहे थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं उन बादलों में कहीं छिप गए हैं। चढ़ाई शुरू हो गई, प्रायः खड़ी चढ़ाई। तो ये चढ़ाई कैसी थी? खड़ी चढ़ाई थी, यानी सीधे पहाड़ पे चढ़ना था। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सारे चढ़ते रहे। कहीं कहीं पेड़ थे उनको पकड़ के वो चलते रहे, कहीं कहीं पत्थर थे पत्थरों को पकड़ के वो चलते रहे, फिर रुक गए, फिर बीच में रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। क्या हुआ, अरे क्यों रुक गए? रुक क्यों गए? आगे नहीं चढ़ पा रहा है, भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बचा है रे, है ना? तो यानी पहले तो तू बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता था, अब क्या बस इतना ही पहाड़ी रह गया तू? पहाड़ी लोग ऐसे हार नहीं मानते और तू हार मानने लगा, तो तेरे में पहाड़ीपन नहीं है क्या? वो फिर से नीचे उसके पास गया, भूप सिंह अपने भाई के पास गया। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी, फिर उसे कमर से बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, बुला ले, पकड़ इसको।
तो अपने मफलर को पहले वो अपनी कमर से बांधता है और मफलर का जो दोनों सिरा है, दोनों सिरों को वो उन लड़कों के साथ, लड़के कौन है, रूप सिंह और शेखर को कहता है तो भाई इनको पकड़ लो। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़ा हाँफ रहा था। शेखर को पहाड़ पर चढ़ने का तनिक भी अभ्यास नहीं था, इसलिए शेखर को देख करके देखता है कि शेखर को सांस चढ़ी हुई है, पहले इसे चढ़ा लें फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। तो पहले कहा भूप सिंह ने, अरे पहले तो इसको चढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई को, उसके बाद मैं आपको चढ़ाऊंगा। तो शेखर ने कहा चलो चलो ठीक है। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे, उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे जा रहा था। तो भूप अभी पहले किसको चढ़ा रहा है, मफलर बीच में माध्यम बना हुआ है, रूप सिंह को अपने साथ लेके आ रहा है। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था उन लोगों के लिए कि जैसे आजकल जो आधुनिक तकनीक है, जो जो चीज़ें हम लेके आते हैं, आधुनिक उपकरण लेके आते हैं जिनके माध्यम से हम पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, भूप सिंह तो बिना किसी उस उपकरण के, बिना किसी उस आधुनिक सुविधा के चढ़ता ही जा रहा है। किसका सहारा लेकर, पेड़ पत्थरों का सहारा लेकर, वो भी नाम मात्र का। कभी छू लेता है उनको, कभी नहीं छूता, केवल शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ रहा है। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते थे, देख ए थई मजबूती से पकड़ी के राखी। बीच बीच में भूप सिंह अपने भाई को कहता था रूप सिंह को कि इस मफलर को कस के पकड़ के रख, इन हवा की गिर गैल सुपनीमा, देख इसे मजबूती से पकड़े रख, नहीं पकड़ेगा तो हवा चलेगी और तू जाके सुपिन में गिर पड़ेगा, नदी में गिर पड़ेगा। तो अपने भाई को बीच बीच में समझाता भी है। तो इस तरह से वो वहाँ से उनको अपने भाई को लेकर के चल देता है, कहता है कि मजबूती से पकड़ कर रख इसको, नहीं तो गिर जाएगा। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बनमानुस थे या रोबोट थे, ये तरह तरह के सवाल रूप सिंह के मन में उठते हैं कि मेरा भाई कितनी होशियारी के साथ अपने आप भी जा रहा है और मुझे भी लेके चल रहा है, जैसे सांप, छिपकली, बनमानुस या रोबोट हो। वह जिस धैर्य, जिस आत्मविश्वास, ताकत और सकुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, कोई भी आधुनिक उपकरण उनके पास में नहीं था जिसके माध्यम से हम पर्वतारोहण करते हैं। लेकिन न होने के बावजूद भी उनकी जो मांसपेशियां थी, उनका वो अपने अंगों का, शरीर के अंगों का बहुत सही तरीके से उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह उसके लिए हैरत की चीज़ थी, आश्चर्य की बात थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, यदि केवल उनको अपने आप को ले जाना होता तो अलग बात थी। वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींच लिए जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि वो अपने भाई को भी अपने साथ साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। तो केवल अपना ही भार नहीं खींच रहे हैं, अपने भाई का भी भार खींच रहे हैं। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। तो 12 साल पहले जब वो घर छोड़ के भाग गया था, तो 12 साल पहले वो उसको, क्योंकि उसको घर से गए हुए, घर छोड़े हुए अब कितना समय हो गया है, 11 साल हो गया है। और 11 साल से भी 1 साल पहले उन्होंने एक बार, रूप सिंह पहले भी घर से भाग गया था, तो भी भाई उसको वैसे ही तरीके से उसको साथ लेके आए थे उसी ढलान के ऊपर। इसी तरह से घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में, तो हिमांग तक पहुंचने में अब उनको 1 घंटे का समय लग गया। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज़ दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। घर के बाहर खड़ा होकर के उसने आने की सूचना दे दी कि भाई आ गया है। तो फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। फिर उसको वहीं छोड़ा रूप सिंह को, और हाँफता हुआ वापस आ गया, क्योंकि अभी एक और आदमी को उसको ऊपर लेके जाना था और उसका नाम था शेखर। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्रायः समतल बनी हुई थी। वो ऊपर देखता है कि जमीन को थोड़ा सा लेवलिंग किया हुआ है, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। खेत बनाए हुए हैं, खेत में मकई की फसल थी। हिमांग की बात कर रहे हैं। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज़्यादा दिनों के नहीं थे, यानी ऐसा लगता था कि ये जो खेत बनाए गए हैं ये अभी हाल के ही हैं। जो फलदार पेड़ लगे हैं, सेब के पेड़ लगे हैं, वो भी ताज़े ही लगे हुए थे।
तो इससे क्या सिद्ध होता था कि ये जो गांव है ज़्यादा पुराना बसाया हुआ नहीं है, ये अभी 5-7 साल हुए होंगे, 5-4 साल पहले ये गांव बसा होगा। पेड़ क्योंकि ज़्यादा दिनों के नहीं थे, नए पेड़ थे, यह देखने से लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए हैं। किस किस के? देवदार के और उसके सेब के पेड़ नीचे दूर तक फैलते हुए उसको दिखाई दिए। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे गुफानुमा आश्रम दिखाई दिया। अब वहाँ से रूप सिंह चल देता है तो आगे बढ़ के देखता है कि एक आश्रम उसको दिखाई देता है जो गुफा के तह है। उसी के बगल में 2 छानी मतलब छान, छप्पर के झोंपड़े पड़े हुए थे। यही घर है शायद। अब उसको लगता है कि शायद यही मेरे भाई का घर है। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में खड़ी थी। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। किसको? रूप सिंह को। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। उसको पहले लगा कि हो सकता है मेरे बड़े भाई रूप सिंह की पत्नी हो। संकोच करता हुआ आगे चला गया। आगे हिमांक के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था जो खेतों से गुजरते हुए सुपिन में गिरता था, नदी में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम, तो इसके पूरे गांव का चित्रण किया गया है, चित्रात्मक शैली है। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई थी और देखते ही देखते कोहरा छा गया था। कोहरा छा करके इतना घना हो गया था कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उसके बाद में शेखर को लेकर आ गए थे। भूप सिंह आ गया शेखर को नीचे से लेकर के। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को ताड़ लिया। संवादहीनता कि इन दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं करी है, ताड़ लिया, अंदाजा लगा लिया कि इन दोनों के बीच में, देवर भाभी के बीच में अभी तक कोई वार्ता ही नहीं हुई है। तो वो बोलते हैं, रूप तेरी भाभी जो तेरे सामने खड़ी है ये तेरी भाभी है। तो कन्फर्म हो गया था कि भाभी है, इसलिए रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। भाभी के अपनी बूंदाबांदी शुरू हो गई। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। तभी बारिश आ जाती है, क्योंकि बादल छाए हुए थे, बारिश आ गई तो दोनों पति पत्नी ने अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया। रूप और शेखर गुफा में पीछे बिछे पटरों पर ही लेट गए। अंदर लेटने की व्यवस्था करी गई थी, उन पे जाके लेट गए। शेखर ने कहा, रूप? तो कहता, हाँ यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। ये आज का जो हमारा अनुभव है बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। तो कहता है, हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। जो महीप हमको लेकर के आया था वो तुम्हारा भतीजा इन्हीं भाभी जी का लड़का है, बता तो यही गया है। तो कहता कि हाँ भाई, मुझे भी पता लगी ये बात। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। अब उसने कहा कि गड़बड़? नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने, लो यकी खा लो, इसको खा लो, यकी पड़े रहो, यहीं पे पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर, सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही है, इसलिए तुम इसको खाओ और यहीं पे लेटे रहो। सुबह उठ जाते हैं दोनों तो देखते हैं कि आसमान में न तो बादल था, आसमान पूरी तरह से साफ था। पूरब की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। अब सूर्य उदय हो गया था। धुंध अरुणाभ हो रही थी। जो धुंध थी वो लाल रंग की हो रही थी। अरुणाभ का मतलब लाल रंग पा रही थी सूर्य की किरणों के कारण। धीरे धीरे छटी थी, धुंध छटने लगी। कुछ धुंध नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरों दे अजीब से लग रहे थे। माही गांव नीचे था, वो ऊपर आ गए थे और माही गांव के जो छोटे छोटे घर थे वो अजीब से महसूस हो रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियाँ, सीप, घोंगे जो पानी के प्राणी होते हैं वो पानी में पड़े हुए, झील में पड़े हुए थोड़े से नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से बच्चों इसको आज लेसन को यहीं रोक देते हैं, विराम दे देते हैं और शेष लेसन बाद। तो ये पृष्ठ संख्या हो गई आपकी 25। ठीक है, धन्यवाद।